कैसी हो मेरी प्यारी फैमिली। मैं विराज आज आपके लिए एक और ऐसी हॉरर घटना लेकर आया हूं जो पुराने समय से जुड़ी हुई है। आप अक्सर पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्च की गई एंटीक चीजों के बारे में जानते ही होंगे। उन एंटीक चीजों को किसी म्यूजियम में या किसी अन्य जगह पर बहुत ही सुरक्षित रखा जाता है ताकि लोग उनको देख सके और उनके पीछे की स्टोरी को जान सके। अब ज्यादातर एंटीक चीजों के बारे में तो जानकारियां सामने आ जाती हैं कि वो कहां से आई हैं, किससे बिलोंग करती है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। पता ही नहीं होता है कि उस समय किस परिस्थिति में इस चीज को ऐसे रखा गया होगा। इसके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश तो नहीं करवाया गया है या इसके आसपास कोई अन्य ऊर्जा को तो नहीं रखा गया है और हम जाने अनजाने में उस चीज को छू लेते हैं या उसके साथ कुछ अजीबोगरीब व्यवहार कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो आज की जो स्टोरी है वह एक बहुत ही पुराने और एक रहस्यमय मुकुट की है। उस मुकुट के साथ कई सारे रहस्य जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मुकुट के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि अगर उस मुकुट के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी हो जाती तो उसका भी बड़ा नुकसान था जो आपको आगे पता चल ही जाएगा। इसलिए जिन जिन लोगों को उसकी सच्चाई पता थी वह बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में बताते थे। लेकिन एक बार कुछ लोगों को उसके बारे में पता चल गया और वह उस मुकुट को चोरी करने के बारे में विचार करने लगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस एंटिक चीज के पीछे कोई रहस्यमय ताकत भी हो सकती है। वह कोई तंत्र मंत्र से बंधा हुआ हो सकता है या कोई उसकी रक्षा भी कर रहा हो सकता है। वह बिना सोचे समझे उस चीज के पीछे चले गए और बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यह खबर आपको पेपर्स में भी देखने को नहीं मिल पाती है, क्योंकि दरअसल ऐसी चीजों को अखबार वाले केवल एक एक्सीडेंट बता करके फ्री हो जाते हैं। तो ये स्टोरी हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले यह घटना घटी थी। अखबार में केवल इस चीज को एक्सीडेंट के रूप में बताया गया, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे हमने इसकी ट्राई करने की कोशिश की तो जो सच्चाई सामने आई तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई थी। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार आए हैं और अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको उससे रहस्यमय मुकुट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। तो यह मुकुट सदियों से एक शक्तिशाली राजा महाराज बाल मुकुंद बिहारी और उनके वंशजों के पास रहा। इस मुकुट के साथ यह मान्यता जुड़ी थी कि जो भी इंसान इस मुकुट को पहनेगा वह अपार अलौकिक एवं अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती थी, सदा परोपकार करना। इस मुकुट की समस्त शक्तियों का उपयोग केवल परोपकार के लिए ही किया जाना चाहिए था, अन्यथा इस रहस्यमयी मुकुट की शक्तियां अपना दुरुपयोग करने वाले का सर्वनाश कर देंगी। राजा बाल मुकुंद और उनके वंशजों ने इस मुकुट की शक्तियों का उपयोग केवल जन कल्याण के कार्यों में ही किया और पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुकुट की शक्तियों ने उनके वंशजों की सुरक्षा भी की। परंतु समय के साथ साथ राजा की आने वाली पीढ़ी में उतना मेडिकेशन नहीं रहा और वे इस मुकुट की शक्तियों का उपयोग अपने हितों के लिए करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस राज मुकुट ने राजा बाल मुकुंद बिहारी के कुल में जन्म लेने वाले सभी पुरुषों का सर्वनाश कर दिया। ऐसे में वर्तमान राजा जिनकी मृत्यु इस मुकुट के श्राप से हुई, उनकी माता राजमाता विजया देवी ने इस मुकुट को एक मंदिर में दान कर दिया ताकि इस मुकुट के श्राप से उनका पोता और उनकी आने वाली पीढ़ी बची रहे। लेकिन यह मुकुट अनेकानेक राजाओं द्वारा धारण किया गया था, इसलिए इसे प्रभु के विग्रह को नहीं पहनाया जा सकता था और न ही इसे पिघलाकर नष्ट करना उचित था, क्योंकि यह मुकुट राजा बाल मुकुंद बिहारी और उनके वंशजों की अमूल्य धरोहर था। ऐसे में मंदिर के ट्रस्टियों ने आदर सहित इसे एक पुराने किले में स्थापित कर दिया ताकि इसका अपमान भी ना हो और कोई इसका दुरुपयोग भी ना कर पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों में इस राजमुकुट को प्राप्त करने की लालसा भी प्रबल होती गई और समय समय पर इस मुकुट को चुराने की नाकाम कोशिशें होती रहीं। इस मुकुट को हर वह इंसान प्राप्त करना चाहता था जो सफल होने के लिए मेहनत की बजाय शॉर्टकट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी बीच मंदिर के एक ट्रस्टी का बेटा विकास विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटता है और उसे जब पहली बार उस मुकुट के रहस्य का पता चलता है तो वह निकल
पढ़ता है उस मुकुट की खोज में। उसने अपने पिता से उस मुकुट को देखने की इजाजत ले ली थी, क्योंकि उसके पिता को लगा कि शायद वह बस उस रहस्यमयी मुकुट को देखना चाहता है। इसलिए उन्होंने खुद तो उसे परमिशन दी ही, बाकी ट्रस्टियों से भी परमिशन दिलवा दी और विकास अपने दो दोस्तों आरिफ और विशेष के साथ निकल पड़ा उस पुराने किले की तरफ जहां उस मुकुट को संरक्षित रखा गया था। विकास की खोज उसे उस पुराने किले में ले गई जो सदियों से खंडहर बना हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ उस किले के अंदर गया और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे और उसके दोनों दोस्तों को महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा था, लेकिन वहां उस किले पर तो कोई भी नहीं था। यह बात उन सबके लिए बेहद सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इतने पुराने और शुद्ध सोने से बने उस राज मुकुट को, जिसमें इतने अमूल्य रत्न जड़े थे, उसे इस तरह बिना किसी सिक्योरिटी के रखना उन लोगों की समझ से परे था। इसी बात पर गौर करते हुए विकास के दोस्त आरिफ ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा, यार विकास, यार तुम तो कह रहे थे कि वो राजमुकुट 200 साल पुराना और शुद्ध सोने से बना हुआ है, तो उसकी कीमत भी तो करोड़ों में होगी ना। उसकी बात का जवाब देते हुए विकास बोला, ऑफ कोर्स आरिफ, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या? विकास की बात सुनते ही आरिफ तपाक से आश्चर्य भरे शब्दों में प्रश्न भरी निगाहों से विकास की ओर देखते हुए बोल पड़ा, अगर मुकुट इतना ही कीमती और एंटीक है तो उसे यहां क्यों रखा है, इतने पुराने किले में, और वह भी बिना किसी सिक्योरिटी के? उसकी बात सुनकर विशेष ने भी उसकी बातों में अपनी सहमति दर्ज करवाते हुए विकास से पूछा, हाँ यार विकास, यह बात कुछ समझ नहीं आई। इतना बेशकीमती मुकुट, और वह भी ऐसे तो कोई भी आसानी से चुरा सकता है उसे। और फिर तुमने तो कहा था कि वैसे भी उसे चुराने की पहले भी बहुत बार कोशिश हुई है, फिर भी तुम लोगों ने उस मुकुट को इस हाल में छोड़ दिया है। उन दोनों की बात सुनकर जवाब देते हुए विकास बोला, अरे तुम लोग भी इतना दिमाग मत लगाओ। तुम लोगों को क्या लगता है मंदिर के सारे ट्रस्टी पागल हैं? उन्हें नहीं पता कि मुकुट की सिक्योरिटी कितनी जरूरी है? उन दोनों की तरफ तीखी निगाहों से देखते हुए विकास ने कहा, और अपनी बात जारी रखते हुए वह आगे बोला, दरअसल बात यह है कि उस राज मुकुट के साथ कुछ रहस्यमयी शक्तियां जुड़ी हुई हैं। उस मुकुट को चुराना तो दूर, गलत नियत से कोई छू भी नहीं सकता है। इसीलिए तो उस मुकुट को चुराने की हजारों कोशिशें हुई, पर कोई भी चोर उस मुकुट को चुरा ही नहीं सका। इनफैक्ट कुछ चोरों की तो ऑन दी स्पॉट डेथ भी हो गई। उनकी डेड बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज शॉक लगा हो। उन दोनों के सामने मुकुट की सारी विशेषताएं बताते हुए विकास ने जब उन दोनों को उस मुकुट की शक्तियों के बारे में बताया तो एक बारगी तो उन लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में आरिफ दहाड़े मारकर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है? ये मुकुट के साथ शक्तियां, यू मीन मैजिक? यार विकास, तुम फॉरेन से पढ़कर आए हो, फिर भी आज की डेट में भी तुम इन सब बातों पर भरोसा करते हो। ये सारी बातें बस कहानियां हैं और कुछ भी नहीं जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आरिफ की बात सुनते ही विकास बोला, भाई 2 सालों से यह मुकुट इसी किले में रखा हुआ है और आज भी यहीं पर मौजूद है, वह भी ऐसे ही बिना किसी सिक्योरिटी के। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है भला? विशेष को भी विकास की बात में दम लगा और वह उसकी हां में हां मिलाते हुए बोला, भाई बात में दम तो है। विकास बिल्कुल ठीक कह रहा है आरिफ, और वैसे भी तुझे क्या मुकुट में शक्तियां हैं या नहीं? हम तो यहां बस उस सैकड़ों साल पुराने एंटीक मुकुट को देखने आए हैं जो 100% शुद्ध सोने से बना हुआ है। हमें तो बस वह मुकुट देखना है, उसे चुराना नहीं है। तो अगर उसमें शक्तियां हैं या नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों विकास, ठीक कह रहा हूं ना मैं? विकास ने विशेष का साथ देते हुए कहा। ऑफ कोर्स भाई, आरिफ भी उनकी बातों से सहमत हो गया और वे तीनों किले के अंदर उस तहखाने में पहुंचे जहां वह मुकुट रखा गया था। उस तहखाने में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे में उस मुकुट पर जड़े अमूल्य रत्न और हीरों की चमक साफ दिखाई दे रही थी, जिससे यह पता चल रहा था कि जरूर उस जगह पर कोई अमूल्य वस्तु रखी हुई है। लेकिन क्या यह समझ नहीं आ रहा था? ऐसे में उन तीनों ने अपने मोबाइल निकालकर उसका फ्लैश ऑन किया तो सामने का नजारा देखकर उन तीनों के होश ही उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर लाल रंग के मखमली आसन को बिछाकर
उस पर उस मुकुट को रखा गया था। वो मुकुट दूर से ही दिखने में इतना सुंदर और मनमोहक था कि उसे देखकर उन तीनों की आंखें ही चौंधिया गई थीं। कुछ पल के लिए तो उन तीनों के कदम बस वहीं ठिठक कर बस वहीं रुक गए थे। वे तीनों अवैक्स होकर बस उस मुकुट के सौंदर्य को दूर से ही निहार रहे थे। लेकिन उस मुकुट ने अपने रहस्यमयी सौंदर्य से उन तीनों को इतना आकर्षित कर दिया था कि उसके करीब जाने से वह तीनों खुद को रोक ही नहीं सके। उस मुकुट के करीब जाते ही आरिफ उसे उठाने के उद्देश्य से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तभी विकास आगे बढ़कर उसके एक हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं आरिफ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस मुकुट को नहीं छू सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इस मुकुट की अलौकिक शक्तियां हम सबको नष्ट कर देंगी। आरिफ को समझाने की कोशिश करते हुए विकास ने कहा, लेकिन आरिफ पर तो उस मुकुट को छू लेने का जुनून छुड़ा हुआ था। इसीलिए उसने विकास की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे यार विकास, तुम भी ना यार, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मैंने पहले भी कहा था, ये मुकुट के 7 शक्तियों वाली कहानी बिल्कुल बकवास है। मैं नहीं मानता ऐसी किसी कहानी को। आरिफ जिद पर अड़ गया और उसने विकास की बात को मानने से इनकार करते हुए फिर से उस मुकुट को छूने की कोशिश में उसकी तरफ आगे बढ़ा। लेकिन इस बार भी विकास और विशेष ने उसे रोक दिया। उसे ऐसा करने से रोकते हुए विकास बोला, देख आरिफ, अगर उस मुकुट की तरफ एक कदम भी अगर तूने आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। आरिफ को रोकते वक्त विकास की आंखों में जो गुस्सा था उसे देखकर आरिफ सहम गया। वह समझ गया था कि अब अगर उसने मुकुट की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने खुद ही सिचुएशन को संभालते हुए विकास के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, ओके ओके, कूल विकास, कूल, ठीक है, मैं मुकुट को हाथ नहीं लगाऊंगा। कहते हुए आरिफ ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, ओके तो फिर चलो, मुकुट तो देख लिया है, अब चलते हैं यहां से वापस। आरिफ की बात विकास और विशेष को भी ठीक लगी और वे लोग वहां से रिटर्न हो गए। आरिफ वहां से लौट तो आया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अब भी उस मुकुटों की चमक ज्यों की त्यों बसी हुई थी, या यूं कहें कि उस मुकुट को देखकर और उसकी कीमत जानकर लोभ और लालच के मारे उसकी नीयत खराब हो गई थी। वह हर हाल में उस मुकुट को हासिल करना चाहता था। उसे उस मुकुट के साथ जुड़ी हुई शक्तियों वाली कहानी पर तो विश्वास नहीं था, लेकिन वह यह बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह मुकुट उसे मिल जाता है तो वह एक ही रात में करोड़ों रुपए कमा सकता है। आरिफ के वैसे भी ऐसे कई लोगों से संबंध थे जो इस तरह के काम करते थे और देश से एंटीक्स मूर्तियां और पुरानी चीजों को विदेश में करोड़ों में बेच दिया करते थे। आरिफ ने सोच लिया था कि वह हर हाल में उस मुकुट को हासिल कर उसे तस्करों के हाथों भारी मुनाफे में बेच देगा। बस यही सोचकर उसने उस मुकुट को चुराने का फैसला कर लिया। सबसे खास बात तो यह थी कि वो यह बात भी जान गया था कि उस मुकुट की सुरक्षा में कोई सिक्योरिटी गार्ड अथवा किसी प्रकार का अत्याधुनिक सिस्टम भी नहीं है। मतलब उस मुकुट को चुराना बहुत ही आसान है। लोग बस ऐसे ही उस मुकुट की रहस्यमयी शक्तियों वाली कहानी से डरकर उस मुकुट को छूने से कतराते हैं। बस यही सोचकर वो उसी रात उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से उस किले में दाखिल होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह मुकुट काफी कीमती तो है, पर उसके साथ जुड़ी सुपरनेचुरल एनर्जी से जुड़ी कहानियां बकवास है। इसलिए वह ना तो किसी को अपने साथ लेकर आया था और ना ही किसी को यह बताकर कि वह कहां जा रहा है। ऑफिशियली यह बात बताने लायक भी तो नहीं थी। आखिर कोई किसी को यह कैसे बताएं कि वह चोरी करने जा रहा है, क्योंकि आरिफ ने वह जगह पहले से ही देखी हुई थी। इसीलिए अब उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई और वह सीधे अपनी टॉर्च संभाले उस तहखाने तक पहुंच गया जहां पर वह सोने का मुकुट रखा हुआ था। आरिफ और उस मुकुट के बीच अब कोई भी नहीं था। वो अपनी टॉर्च संभाले तेजी से उस मुकुट की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उस मुकुट को उठाने के उद्देश्य से अपना हाथ उस मुकुट की तरफ बढ़ाया, उसे एक तेज बिजली का झटका सा लगा, जिससे आरिफ का हाथ बुरी तरह झुलस गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब हुआ कैसे, क्योंकि उस मुकुट के आसपास तो क्या उस पूरे किले में कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं था, बिजली का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। फिर इतना तेज करंट कैसे? अभी बस वह दर्द से कराहते हुए
इसी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसका सामना एक बड़े ही भयानक राक्षस जैसे दिखने वाले जीव से हुआ, जो उस मुकुट के आसन के पीछे एक कोने से निकल कर आया था। उस भयानक क्रिएचर को देखकर यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इंसान है या जानवर या फिर कोई खूंखार प्रेतात्मा। उसके शरीर की बनावट इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं था। माथे पर 2 सींग, बड़ा ही भयानक जबड़ा और भेड़िए जैसे नुकीले दांत। उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे, जैसे सामने कोई इंसान नहीं भालू खड़ा हो। उसके पहने नाखून देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो आज आरिफ की चीर फाड़ करके ही दम लेगा। वो हद से ज्यादा लंबा, गेंडे जैसे ताकतवर, सौष्ठव वाला, अजीब सा दिखने वाला एक भयानक राक्षस था, जिसे अपने सामने देखकर आरिफ के तो होश ही उड़ गए। पसीने से उसका पूरा शरीर तरबतर हो गया। वो वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। उस वक्त मारे डर के उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। अपनी यह दशा देखकर आरिफ समझ गया था कि उसका अंत आ चुका है। अब वह भयानक राक्षस किसी भी पल उसे जान से मार देगा। आरिफ को वह बिजली का झटका उसी भयानक राक्षस के कारण लगा था। उस भयानक से दिखने वाले क्रिएचर को देखकर आरिफ बुरी तरह से सहम गया था। वहीं दूसरी तरफ वो प्रेत, वो राक्षस आरिफ को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने आरिफ की तरफ देखते हुए एक जोरदार हुंकार भरी और उससे सवाल करते एक बड़ी ही भयानक गर्जन करते हुए वह बोला, कौन हो तुम और इस किले में क्या करने आए हो? जब उसने आरिफ से यह सवाल किया, तब आरिफ समझ गया कि यह प्रेत जरूर उस मुकुट की सुरक्षा कर रहा है और इसी ने उसे उस मुकुट को छूने से रोकने की कोशिश में इतना तेज बिजली का झटका दिया है। अब आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, कैसे बताएं उसे प्रेत को कि वह वहां उस मुकुट को पाने की लालसा में आया है जो इस किले में छुपा हुआ है। कैसे बताएं उसे कि उस मुकुट को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। वो भयानक प्रेत आरिफ की ओर देखते हुए एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए बोला, बताते क्यों नहीं? आखिर कौन हो तुम और क्यों आए हो यहां? सवाल दोहराते हुए उस प्रेत की आवाज में एक भारीपन, एक गुस्सा था, जिसे देखकर वह समझ गया था कि अगर उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वह वैसे ही उसे मार देगा। इसलिए अपने मन की सारी हिम्मत जुटाते हुए उसने बड़ी ही दबी हुई सी आवाज में कहा, मेरा नाम आरिफ है और मैं यहां उस मुकुट को हासिल करने की मंशा से आया था। लेकिन आप कौन हैं? आरिफ की बात सुनकर वो प्रेत जोर जोर से दहाड़े मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते आरिफ की ओर देखते हुए बोला, उस मुकुट को पाना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, कहते हुए वह एक बार फिर दहाड़े मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते फिर से अपनी बात आगे बढ़ते हुए बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? उस मुकुट की शक्तियां बहुत ही खतरनाक है और जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस मुकुट को वह शक्तियां प्रदान करते हुए महाराज बाल मुकुंद बिहारी के पुरोहित ने मुझे उस मुकुट की सुरक्षा में तैनात कर दिया था। मैं एक यक्ष हूं और उस मुकुट की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मेरे रहते उस मुकुट को हासिल करना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मानो और यहां से लौट जाए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस यक्ष की बात सुनकर आरिफ समझ गया था कि अगर उसे वहां से जिंदा निकालना है तो उसे उस यक्ष की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चाहकर भी उस यक्ष से लड़ने की बेवकूफी नहीं कर सकता था। इसलिए आरिफ ने बिना देरी किए उस यक्ष की बात मान ली। उस वक्त तो वह अपने शरीर की सारी हिम्मत बटोरकर सिर पर पैर रखकर वहां से ऐसे भागा जैसे कोई कैदी जेल से भागता है। उस किले से निकलकर भागते वक्त उसे इस बात का भी एहसास नहीं रहा था कि वह अपनी बाइक किले में ही छोड़ आया है। वो तो बस बदहवास होकर ऐसे भाग रहा था मानो उसके पैर रोकने के साथ ही उसकी सांसें अटक जाएंगी। वो भागते भागते उस किले से तकरीबन 1 से 1.5 किमी दूर आ पहुंचा था। इतनी दूर तक इतनी तेज रफ्तार में भागते हुए आने के कारण उसके हाथ पांव
फूल गए थे। उसकी धड़कनें और सांसें इतनी तेज हो गई थीं, इतनी बढ़ गई थी कि वो खड़े खड़े भी हाँ रहा था। उसकी आंखें चौंधियां आ रही थीं और उनके सामने अंधेरा सा छा रहा था। लेकिन उस मुकुट को पाने की लालसा अब भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वह हर हाल में उस मुकुट को पाना चाहता था, क्योंकि उस मुकुट को हासिल करते ही उसकी जिंदगी बदल सकती थी। इसलिए उसने दूसरे दिन पुरानी मूर्तियों और एंटीक्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह से संपर्क किया और उन्हें उस मुकुट के बारे में बताया। साथ ही उन्हें उस मुकुट की वह पिक्चर दिखाई जो उसने तब कैप्चर की थी जब वह विकास और विशेष के साथ पहली बार उस मुकुट को देखने के लिए उस किले में गया था। उस मुकुट की तस्वीर देखते ही वह स्मगलर पागल हो गए। उस मुकुट की तस्वीर देखकर ही वे लोग समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में उस मुकुट की करोड़ों में कीमत है। ऐसे में वह स्मगलर भी हर हाल में उस मुकुट को हासिल करना चाहते थे। लेकिन आरिफ ने उन्हें उस यक्ष के बारे में भी बताया, जिसे सुनकर वो सारे गैंगस्टर जोर जोर से थके मारकर हंसने लगे। और उन तस्करों का लीडर आरिफ की तरफ देखते हुए बोला, अरे लड़के, तू कोई पागल वागल है क्या? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? यक्ष यह क्या होता है? भूतों का कोई नया नाम है या नहीं जाती? हाँ हाँ हाँ, कहते हुए एक बार फिर वह जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगे। और फिर हंसते हंसते अचानक उस गैंग का लीडर एकदम से खामोश होकर अचानक आरिफ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बड़ी ही गंभीर निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बड़े ही सख्त स्वर में बोला, आज रात को हम लोग वहां जाएंगे, सुना तूने? और तू हमें रास्ता बताएगा उस किले का और उस तहखाने का भी। उसकी बात सुनकर आरिफ घबरा गया और उसे समझाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन भाई, वो यक्ष भाई, वो कोई धोखा नहीं है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, उससे बात भी की है और बहुत ही मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं वहां से मैं। वो हमें उस मुकुट को चुराने तो दूर छूने भी नहीं देगा। आरिफ की बात सुनकर वह सारे तस्कर एक बार फिर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे और उनका लीडर आरिफ की तरफ देखते हुए बोला, बेटा बस एक बार तू हमें उस मुकुट तक पहुंचा दे, फिर तेरे उस यक्ष को भी देख लेंगे, समझा? आरिफ को भी लगा शायद इतने सारे आदमियों को एक साथ देखकर वो यक्ष उनके सामने आएगा ही नहीं, और अगर आया भी तो ये लोग निपट लेंगे उससे। आखिर बड़ी बड़ी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गन्स हैं इन लोगों के पास, भला वो यक्ष इनका क्या बिगाड़ सकता है? शायद आरिफ को अभी तक उस यक्ष की शक्तियों का अंदाजा ही नहीं था। वो एक बार उसके चंगुल से बच निकला था, इसीलिए उसे लग रहा था कि वह उन स्मगलर्स के साथ मिलकर उसका खात्मा करके उस मुकुट को हासिल कर लेंगे। अब उसे इंतजार था तो बस रात होने का, ताकि वह जल्दी से जल्दी उन गुंडों के साथ उस मुकुट को लेने जा सके। अंततः दिन गुजर गया। आरिफ उन स्मगलर्स के साथ उस किले तक पहुंच गया, लेकिन उस यक्ष के डर के कारण उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए उसने उन लोगों को तहखाने का रास्ता बता दिया, लेकिन खुद अंदर नहीं गया। उसकी बाइक अब भी वहीं खड़ी थी, सो वो अपनी बाइक पर जाकर बैठ गया और वह गुंडे किले के अंदर घुस गए और आरिफ बाहर बाइक पर बैठे बैठे उनका इंतजार करने लगा। उन स्मगलर्स को अंदर गए काफी वक्त गुजर गया था। ऐसे में अब आरिफ को के मन में डर ने फिर से जन्म लेना शुरू कर दिया था। ना कोई आहट, ना कोई आवाज और ना ही उन स्मगलर्स में से कोई बाहर आ रहा था। बिना किसी चाक चौबंद के पड़े मुकुट को चुराने में इतना वक्त, यह बात उसे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि लगभग 5 से 6 लोग किले के अंदर घुसे थे, लेकिन उनमें से अब तक एक भी बाहर नहीं आया था। ऐसे में आरिफ के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसे लगने लगा कि अंदर जरूर कुछ तो बड़ा हुआ है, लेकिन क्या यह उसकी समझ से परे था? और उस यक्ष को एक बार देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किले के अंदर उस तहखाने में जाकर देखें कि वहां क्या हुआ है। लेकिन अब किले के अंदर जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वहां और कोई था ही नहीं जो अंदर जाकर यह देखें कि वहां क्या हुआ है और आकर उसे बताएं। ऐसे में वह मन ही मन खुद से ही बात करते हुए बोला, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। हो सकता है वह लोग अभी तक उस तहखाने को ढूंढ ही ना पाए हों। वैसे भी कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो मुझे कुछ तो आवाज आती। मैं थोड़ी देर और यही खड़ा खड़ा वेट करता हूं। शायद उन लोगों में से कोई खुद ब खुद ही आ जाए बाहर,
यही बात सोचकर और वह कुछ देर और वही किले के बाहर खड़ा उन लोगों के आने का इंतजार करता रहा। पर जब उन लोगों में से कोई लौटकर नहीं आया तो ऐसे में यह भी जरूरी हो गया था कि वह खुद अंदर जाए और देखें कि आखिर उन लोगों को मुकुट को लेकर आने में इतनी देर क्यों हो रही है। अब जब चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थीं, तब उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया और वह बड़े ही दबे सहमे से कदमों से चलते हुए धीरे धीरे अपने मोबाइल की टॉर्च के सहारे किले में अंदर की तरफ आगे बढ़ रहा था। साथ ही साथ उसके माथे से टपकते पसीने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। डर और दहशत के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि किले में अंदर तक आने के बाद भी उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी और न ही उन लोगों की कोई आवाज आ रही थी, जिस वजह से उसके मन का डर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह उस तहखाने की तरफ बढ़ा जहां पर वह मुकुट रखा हुआ था। तहखाने की सीढ़ियां उतरते वक्त डर के मारे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। लेकिन फिर भी सहमे सहमे कदम बढ़ाते हुए वो उन सीढ़ियों से उतरता हुआ तहखाने में दाखिल हुआ। तहखाने में दाखिल होते ही सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डर और दहशत के मारे उसका रोम रोम कांप उठा, क्योंकि उसके सामने वहां उन 5 आदमियों की लाशों के टुकड़े पड़े थे। उनके सिर उनके धड़ों से अलग थे, हाथ और पैर जिस्म से अलग होकर उस तहखाने में बिखरे पड़े थे। उस तहखाने में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। यह नजारा इतना ज्यादा भयानक था कि उसे देखकर दहशत के मारे आरिफ के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल पड़ी और डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा हुआ। हांफते दौड़ते वह तेजी से उस किले से बाहर निकल आया और अपने बाइक पर सवार होकर उस किले से निकल गया। उसे लगा कि उस किले से निकल जाने पर उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उस किले से निकल जाने के साथ ही उसके पीछे एक बवंड वंडर नुमा विस्फोटक शक्ति निकली, जिसकी स्पीड उसकी बाइक की स्पीड से कहीं गुना ज्यादा थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो, और देखते ही देखते वह चीज अचानक उसकी बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे टकराते ही आरिफ की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक से गिरते ही आरिफ ने थोड़ा संभल कर उठते हुए अपने सामने की तरफ नजर डालकर उस चीज को देखने की कोशिश की, जिससे टकराकर उसकी बाइक फिसल गई थी। वास्तव में वह चीज उस समय किसी आकार में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। वो उभरती हुई आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी आरिफ ने पहली बार किले में देखी थी। वही हद से लंबा कद, वही भेड़िए से नुकीले दांत और पहने नाखून, स्याह लाल आंखें और शरीर पर घने काले लंबे बाल, ठीक वैसा ही जैसा उसने उस वक्त देखा था जब वह पहली बार उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से उस किले में गया था। माथे पर बड़े बड़े सींगों वाला आधा इंसान और आधा जानवर उसके सामने वही यक्ष खड़ा था, जिसने एक बार पहले भी उसे जीवन दान दिया था। लेकिन अपनी लालच और अपनी हरकतों के कारण वो फिर से उसी मौत के दलदल में जा फंसा था। उसे लगा था कि अगर वह किले से भाग जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस यक्ष ने उसका पीछा किया और अब बस वो असहाय होकर उस यक्ष के सामने घायल और बेबस पड़ा था। आरिफ समझ गया था कि उस यक्ष से बचकर भागना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे में उसने उस यक्ष के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं फिर से वहां उस किले में कभी नहीं जाऊंगा, कभी फिर से उस मुकुट को चुराने की कोशिश नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा उसके बारे में। बस मुझे जाने दो, बस मुझे एक बार और छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर वो यक्ष जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, एक मामूली सा इंसान होकर तूने शैतान से पंगा लिया है, मूर्ख। मैंने तुझे जीने का एक मौका दिया था, लेकिन तूने अपने लोभ और लालच के चक्कर में दोबारा वही गलती दोहराई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस यक्ष ने अपना क्रोध प्रकट करते हुए बड़ी ही तेजी और उग्र आवाज में कहा, और बस उसका इतना कहना भर था और वो यक्ष आरिफ पर कूद पड़ा। आरिफ के पास संभलने का कोई अवसर नहीं था। उस यक्ष ने अपने पहने नाखूनों और नुकीले दांतों से काट प्रयोग करते हुए आरिफ के शरीर को बुरी तरह से नोच और फाड़ दिया था। आरिफ की चीखें पूरे वातावरण में गूंज रही थीं।
लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। देखते ही देखते उस यक्ष ने आरिफ के आधे से ज्यादा शरीर को चबा डाला और उसके अंगों को क्षतव विक्षत करके इधर उधर बिखेर दिया। और इस तरह आरिफ को भी वही भयानक मौत मिली जो उन 5 तस्करों को मिली थी। चारों तरफ उसका खून और बचे खुचे शरीर के कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे। यह दृश्य वास्तव में हद से ज्यादा भयंकर था, जिसकी तो कल्पना करके ही रूह कांप उठती है। आरिफ के लोभ और लालच ने उसकी ऐसी दुर्गति करवा दी थी, जिसकी कल्पना करके बड़े बड़े जांबाजों का मन भी डर और दहशत के मारे से हर उठता है। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास विकास के पास पुलिस का कॉल आया। पुलिस ने उसे बताया कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जिसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। उसके पास मिले फोन और उसकी बाइक से उसकी पहचान किसी आरिफ खान के नाम से हुई है। आरिफ का नाम सुनते ही विकास के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और वह अपने दोस्त विशेष को लेकर पुलिस की बताई लोकेशन पर भागा। तब तक आरिफ की बॉडी को फोरेंसिक जांच के लिए लैब में भिजवा दिया गया था। घटनास्थल पर बस उसकी बाइक और खून बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर विकास और विशेष की हालत खराब हो गई थी। पुलिस ने आरिफ के परिवार वालों को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी। उसके परिवार वाले भी वहां मौजूद थे और जोर जोर से रो रहे थे। विकास और विशेष ने जाकर उन्हें संभाला। पुलिस ने उन्हें बताया था कि शायद आरिफ की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि जिस तरह से आरिफ की मौत हुई थी और उसकी डेड बॉडी के टुकड़े हुए थे, उस हिसाब से तो लग रहा था कि किसी ने उसको मारकर उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की है। साथ ही पुलिस ने उन्हें बताया कि आरिफ के मोबाइल से कुछ ऐसे नंबर मिले हैं जो संदिग्ध हैं। उन लोगों का संबंध क्राइम की दुनिया से है। पुलिस की इस बात ने विकास और विशेष दोनों को हैरान करके रख दिया था, क्योंकि ऐसे लोगों से आरिफ का क्या संबंध हो सकता है? वह क्यों उन लोगों से बात किया करता था? ये सारी बातें तो उन दोनों को पता ही नहीं थी, क्योंकि आरिफ की बॉडी इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी कि अब तक ठीक तरह से उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी। इसीलिए पुलिस विकास और विशेष को अस्पताल के मोर्ग में आरिफ की बॉडी की शिनाख्त के लिए ले गई, जहां आरिफ की आधी अधूरी बॉडी के टुकड़ों को देखकर विकास और विशेष की जान हलक में आ गई। आरिफ की डेड बॉडी की यह हालत देखकर विकास इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बड़े ही हैरानी भरे शब्दों में बोला, यह सब क्या है ऑफिसर? आरिफ की बॉडी कहां है? ये तो बस लाश के कुछ टुकड़े हैं। उसके सवालों का जवाब देते हुए वो इंस्पेक्टर बोला, हमें एक्सीडेंट स्पॉट से बस इतनी ही लाश बरामद हुई है, इसी हालत में। जब विकास ने पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह से यह बात सुनी तो वह पूरी तरह से हैरान होकर रह गया और उसी स्वर में अचरज भरी निगाहों से उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, बट ये कैसे हो सकता है सर? आई मीन अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो भी जाए तो उसकी लाश तो कम से कम पूरी होनी चाहिए ना। यहां तो आधे से ज्यादा लाश गायब है, बस शरीर के कुछ हिस्से ही पड़े हैं, वह भी टुकड़ों में, जबकि इसकी बाइक बिल्कुल ठीक ठाक है। इसका मतलब इसका एक्सीडेंट किसी दूसरे व्हीकल के चपेट में आने से नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तब भी डेड बॉडी तो पूरी मिलनी चाहिए ना सर। जबकि यह लाश देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह लाश एक्सीडेंट में कुचली नहीं काटी गई है, किसी ने तहस नहस कर दिया है इसके शरीर को। विकास की बात सुनकर वह पुलिस इंस्पेक्टर भी उसकी हां में हां मिलाते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, रोड एक्सीडेंट में बॉडी की यह हालत नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि इसका एक्सीडेंट होने के बाद रात भर इसकी बॉडी उस सुनसान सड़क पर पड़ी रही। ऐसे में हो सकता है किसी जंगली जानवर या फिर कुत्तों ने इसकी बॉडी को नोच खाया है, क्योंकि इसके शरीर पर जानवर के नाखूनों के निशान और दांतों के निशान मिले हैं। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि इसकी बॉडी को किस जानवर ने नोच खाया है। लेकिन विकास को अब भी यह बात नहीं पच रही थी, क्योंकि वो इलाका सुनसान जरूर था, लेकिन उस इलाके में दूर दूर तक कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं था जो आरिफ की बॉडी की ऐसी हालत कर दें। और क्योंकि वो इलाका बिल्कुल सुनसान था, वहां पर लोगों की आवाजाही नहीं थी, कोई रेजिडेंसी नहीं थी, लोगों के घर नहीं थे। ऐसी जगह पर कुत्तों का होना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल बात लग रही थी, क्योंकि कुत्ते तो अक्सर लोकेलिटी में लोगों के साथ ही रहते हैं, सुनसान जगहों पर नहीं। ऐसे में विकास को पुलिस की थ्योरी बेबुनियाद लग रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और वह एक पल के लिए रुककर कुछ सोचते हुए उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला,
आई थिंक सर हम इस बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन टुकड़ों को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉडी आरिफ की है भी या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर वह पुलिस इंस्पेक्टर भी उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, अब इस बॉडी की शिनाख्त डीएनए टेस्ट से ही पॉसिबल हो पाएगी। वैसे भी हमने डीएनए टेस्ट के लिए इसके माँ बाप के खून के सैंपल ले लिए हैं। कहते हुए वो पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के मोर्ग से बाहर निकला। विकास और विशेष भी उसके पीछे पीछे मोर्ग से बाहर निकल आए और उससे विदा लेकर घर लौट आए। विकास और विशेष दोनों आरिफ की मौत से बेहद दुखी थे, लेकिन विकास दुखी होने के साथ साथ परेशान भी था। उसे इस तरह से दुखी देखकर विशेष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे डंड्स बंधाते हुए पूछा, क्या बात है विकास, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मुझे बताओ। विशेष की बात सुनकर जवाब देते हुए विकास बोला, पता नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर आरिफ उस रोड पर करने क्या गया था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। ये एक्सीडेंट महज कोई एक्सीडेंट नहीं है, विशेष कोई तो बात है जो हम मिस कर रहे हैं। यह बात कहते हुए विकास सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचते हुए तुरंत तपाक से प्रतिक्रिया करते हुए बोला, हमें तुरंत निकलना होगा विशेष। कहते हुए विकास ने अपनी कार की चाबी निकाली और बाहर की तरफ भागा। उसे इस तरह से भागते देख विशेष भी उसके पीछे भागा और दोनों गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन विशेष को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वे दोनों जा कहां रहे हैं। ऐसे में उसने विकास की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अरे यार विकास, बताओ तो सही, आखिर हम दोनों जा कहां रहे हैं। उसका सवाल सुनते ही विकास ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, किले पर क्यों। विकास की इस बात ने विशेष को पूरी तरह हैरान करके रख दिया था, लेकिन उसके सवाल सुनते ही विकास सारी बातें क्लियर करते हुए बोला, क्योंकि मुझे शक है विशेष की आरिफ कल रात जरूर उस किले में गया था। उस मुकुट को चुराने हमने उस दिन उसे वह मुकुट छूने से रोक दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है आरिफ ने हमारी बात को अनसुना करके जरूर उस मुकुट से छेड़छाड़ की है, तभी उसका यह हश्र हुआ है। तुमने देखा ना क्या हालत हुई है उसकी डेड बॉडी की। विकास की बात सुनकर विशेष को भी थोड़ी हैरानी तो जरूर हुई, लेकिन उसके बीच भी वह संभावना के कुछ प्रश्न तलाशते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो विकास, यह हो सकता है, पर क्या यह नहीं हो सकता कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरा मतलब है हो सा बात तो यह कि यहां इस जगह पर कोई जंगली जानवर है ही नहीं, और दूसरी बात कि अगर आरिफ उस मुकुट की खोज में यहां नहीं आया था तो वह यहां इस किले वाले सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा था, वह भी अकेले इतनी रात गए। यहां पर तो उस किले के सिवा और कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात कि अगर कोई जंगली जानवर, कुत्ता या भेड़िया, ऐसा कोई भी जानवर आरिफ की डेड बॉडी को नोच खाता तो उसकी डेड बॉडी के सारे अंग पुलिस को एक ही जगह पर नहीं मिलते। वो डेड बॉडी को एक्सीडेंट वाली जगह से खींच कर दूर ले जाता और फिर किसी पेड़ की ओट में या किसी झाड़ी की ओट में या फिर कम से कम रोड से थोड़ा अंदर की तरफ जरूर घसीट कर ले जाता है, ताकि उसकी अपनी सेफ्टी बनी रहे। और फिर आरिफ के कपड़े वो कहां गए, क्या जंगली जानवर उन्हें भी खा गया। उसके कपड़े तो वहीं आसपास मिल जाने चाहिए थे ना हमें, लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट पर ना तो हमें डेड बॉडी घसीटने के कोई निशान नहीं मिले हैं और ना ही उसके कपड़े। इसका मतलब साफ है ये काम किसी जानवर का तो है ही नहीं। मुझे तो लगता है विशेष कि मैंने आरिफ को वह मुकुट दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने के पर अफसोस जताते हुए विकास ने कहा। जब विशेष ने विकास के मुंह से यह सारी बातें गौर से सुनी तो उसे भी विकास की बातें बिल्कुल ठीक लगी। इसी बीच बातों ही बातों में कब उनका रास्ता कट गया और वे दोनों उस किले तक आ पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं चला। किले पर पहुंचते ही वह दोनों तुरंत उस मुकुट की खोज में उस तहखाने की तरफ भागे, लेकिन तहखाने की सीढ़ियां उतरते उतरते उन दोनों की नाक भयंकर गंध से भर गई। ये बदबू इतनी भयंकर थी कि उन दोनों का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। उन दोनों ने अपने हाथ और अपने हैंकी से अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक लिया था ताकि उस जानलेवा बदबू से थोड़ी राहत मिल सके। उस भयंकर बदबू के बीच विशेष ने विकास को संबोधित करते हुए कहा, यार विकास, यार समझ में नहीं आ रहा इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है। यहां ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जानवर एक साथ मर गए हो यहां, पर जब हम परसों यहां आए थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, फिर अचानक इतनी गंदी बदबू
कहां से आने लगी यहां? उसकी बात सुनते ही जवाब देते हुए विकास बोला, पता नहीं विशेष, लेकिन यहां कुछ तो जरूर हुआ है। कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। तब तक वे दोनों सीढ़ियों से तहखाने में उतर चुके थे। ऐसे में जैसे ही विकास में उस मुकुट की तरफ अपने मोबाइल की टॉर्च की, सामने तहखाने का भयानक मंजर देखकर उन दोनों की हालत खराब हो गई। वहां उस तहखाने में चारों तरफ क्षत विक्षत इंसानी अंग बिखरे पड़े थे और फर्श पर खून ही खून दिख रहा पड़ा था। यह नजारा इतना विभत्स, इतना भयंकर और इतना ज्यादा खौफनाक था कि इसे देखकर विकास और विशेष दोनों के हाथ और पैर सुन्न पड़ गए। उनकी सांसें उनकी हलक में ही अटक कर रह गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं और दहशत के मारे उनके शरीर का रोम रोम थर थर कांपने लगे। उन दोनों का दिल और दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वे दोनों करें तो क्या करें। वे वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के पैर वहां इस तरह से जम गए थे, उठाए नहीं उठ रहे थे। पसीने से उनका पूरा शरीर तरबतर हो रहा था, धड़कनें बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर का सारा खून सूख गया हो। डर और दहशत की इंतहा इतनी थी कि उन दोनों के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन फिर भी उस दयनीय हालत में भी हिम्मत जुटाते हुए किसी तरह उन दोनों ने एक दूसरे को संभाला और बड़ी मुश्किल से उस तहखाने से निकलकर बाहर आए। उस तहखाने में इतनी बदबू थी कि वहां एक पल के लिए भी किसी सामान्य इंसान का खड़ा रहना मुश्किल था। उस जानलेवा भयानक बदबू और उस भयाकर मंजर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने इस सामूहिक हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी। थोड़ी देर में पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम लेकर वहां पहुंचे। जब पुलिस वालों ने और डॉक्टर्स की टीम ने वह भयानक मंजर देखा तो उन सब की भी रूहें कांप उठीं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने भी इस तरह का कोई हत्याकांड नहीं देखा था, जहां पूरी की पूरी डेड बॉडी ही गायब थी, बस पीछे छूटे थे। तो उस डेड बॉडी के कुछ टुकड़े विकास ने अपने फादर को भी इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी थी और वे भी मंदिर के ट्रस्टियों के साथ वहां आ पहुंचे थे। जब उन लोगों ने भी वह भयानक मंजर देखा तो उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे समझ गए थे कि यह हत्या किसने की है और क्यों हुई है, क्योंकि उन क्षत विक्षत मानव अंगों के पास पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स भी बरामद हुई थी। ऐसे में यह बात साफ पता चल रही थी कि वे लोग उस मुकुट को चुराने के उद्देश्य से ही वहां पहुंचे थे और उस मुकुट में छिपी अनगिनत शक्तियों में से किसी एक शक्ति ने उनका सर्वनाश कर दिया। वहां मौका ए वारदात पर उन लोगों के मोबाइल फोन भी गिरे हुए थे, जिनमें से 4 मोबाइल फोन तो डेड हो चुके थे, लेकिन एक अब भी चालू था, जिसमें पुलिस को आरिफ का नंबर मिला, जिससे यह बात क्लियर हो गई कि आरिफ उन लोगों से मिला हुआ था और उसी ने उन लोगों को उस मुकुट के बारे में बताया होगा। पुलिस ने इस केस को एक सामूहिक हत्याकांड का नाम दिया था, लेकिन मंदिर के ट्रस्टी विकास और विशेष और राजमाता सब मन ही मन यह बात जान गए थे कि यह काम किसने किया है। इसके बाद तो उन लोगों ने उस मुकुट को वहां रखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस मुकुट को हासिल करने के लालच में और लोगों की भी जान जा सकती थी, जैसे आरिफ की गई। इसलिए उन्होंने उस मुकुट को पूरी इज्जत और शान शौकत के साथ एक शाही म्यूजियम में रखवा दिया, जहां अब भी वो मुकुट अपनी उसी शान और शौकत से रखा हुआ है। लोग उसे देख तो सकते हैं, लेकिन छू तो कोई भी नहीं सकता। और राजस्थान के किसी म्यूजियम में शायद आप भी उस मुकुट को अच्छे से देख भी ले होंगे, लेकिन आपको उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता होगी। और देखिए, मैं भी आपको ज्यादा डिटेल में उसकी लोकेशन नहीं बता पाऊंगा और पूरी स्टोरी में मैंने यही कोशिश की है कि आपको लोकेशन का पता ना चले, क्योंकि अगर एक बार वह चीज सामने आ जाती है तो काफी लोग उस चीज के पीछे भागने लग जाते हैं। लोग इन कहानियों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और उन चीजों को चुराने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो जैसे ही ये पूरी स्टोरी हमारे सामने आई तो जिन लोगों ने हमारे साथ ये शेयर किया और जो उनके वंशज थे, उन्होंने यही कहा कि आप भले ही लोगों को स्टोरी पूरी बताइए, लेकिन उन्हें यह मत बताइए कि यह कौन से म्यूजियम में रखा है और कहां पर रखा है। और लोग अक्सर उसको देखते रहते हैं और उन्हें यह नॉर्मल ही फील होता है कि यह तो कोई नॉर्मल राजा का ही मुकुट रहा होगा। और देखो, यह सही भी है। कई बार हमें ऐसी ऐसी एंटीक चीजें पुरातत्व विभाग में मिलती रहती है जिनकी सच्चाई किसी को पता नहीं होती है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने आपको कई घटनाओं में यह साझा भी किया है
कि कई बार कुछ कब्र और ताबूत निकल जाता है और उसमें कई अदृश्य शक्तियों को कैद करके रखा जाता है जो कई सालों से ही वहां पर कैद की हुई होती है। लेकिन जैसे ही लोग उस तंत्र मंत्र को तोड़ देते हैं तो वह उससे आजाद हो जाते हैं। फिर बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। एक ठंडी रात जब वह मणिकर्णिका घाट पर सवारी छोड़ने गया तो पीछे की सीट पर कोई नहीं था। लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला। हर रात ऑटो में किसी की फुसफुसाहटें, नाम पुकारने की आवाजें और उसके पुराने प्यार संगीता की परछाई ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। उसके दोस्त सुरेश ने जब सच्चाई जानने की कोशिश की तो दोनों ने ऐसी भूतिया घटनाओं का सामना किया जिसने उनकी रूह तक हिला दी। कौन थी वो और क्या चाहती थी, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी राजीव की है। उम्र 35 साल, वाराणसी के लंका इलाके में रहता है। दिन में ऑटो चलाता है, रात को अक्सर स्टेशन और घाटों के आसपास सवारी ढूंढता है। ये बात है 2023 की। नवंबर की एक ठंडी रात थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। भैया, मणिकर्णिका का घाट चलोगे? एक औरत की आवाज आई थी पीछे से। सफेद साड़ी पहने थी, बाल खुले हुए, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उस गली की लाइट बहुत मध्यम थी। मैंने सिर हिलाया। बिना ज्यादा कुछ पूछे उसने ऑटो में बैठते ही बोला, हरिश्चंद्र घाट की ओर से ले चलो। मैंने ऑटो स्टार्ट किया। शहर की गलियां उस वक्त लगभग सुनसान होती हैं। सिर्फ कुछ कुत्तों की आवाजें और दूर किसी मंदिर की आरती की गूंज कभी कभी सुनाई देती है। हंठों में बैठे बैठे मैं उसे शीशे से देख रहा था। वो एकदम शांत बैठी थी, आंखें बंद थीं, जैसे कुछ सोच रही हो या शायद कुछ महसूस कर रही हो। मैंने धीरे से पूछा, आप अकेली हैं इतनी रात को? उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर कुछ नहीं पूछा। करीब 15 मिनट बाद हम घाट के पास पहुंचे। उसने इशारा किया एक तंग गली की तरफ जो सीधे श्मशान की ओर जाती थी। यहीं रोक दो, उसने कहा। मैंने जैसे ही ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उस गली में सन्नाटा था, सिर्फ चिता की धीमी सी गर्म हवा और लकड़ी जलने की हल्की आवाज। उसी दिन से हर रात जब भी मैं ऑटो चलाता हूं, खासकर 12 बजे के बाद, मुझे पीछे की सीट से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई जैसे फुसफुसा रहा हो। कभी कभी कोई नाम लेता है, नीरज माफ कर दो, मैं लौटी हूं। मैंने किसी को यह बात नहीं बताई थी सिवाय अपने बचपन के दोस्त सुरेश को। सुरेश और मैं एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। फिर उसने सरकारी नौकरी पकड़ी और मैं ऑटो चलाने लगा। एक दिन मैंने उसे अपने साथ रात की सवारी पर ले जाने को कहा, बिना बताए कि क्यों। उस रात कुछ अजीब हुआ और यह वहीं से शुरू हुआ जब हम मणिकर्णिका घाट के पास पहुंचे। सुरेश को मैंने पहले कुछ नहीं बताया था, बस कहा कि आज रात मेरे साथ चल, तुझसे एक बात शेयर करनी है। वह मान गया। रात के ठीक 11:42 पर हम लंका से चले। हवा में थोड़ी सी ठंडक थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे हाथ पसीने से भीगे हुए थे। सुरेश ने टोका भी, तू ठीक है ना? हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैंने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक हूं, तू बैठ चुपचाप। हम रविदास गेट से निकलकर 80 की ओर मुड़े। सड़कों पर बस कुछ कुत्ते, कहीं कहीं चाय की दुकानें और सड़क किनारे खड़े पुलिस के जवान दिख रहे थे। जैसे ही हम चेत सिंह घाट के करीब पहुंचे, मैंने अपनी नजरें शीशे से पीछे डाली। सीट खाली थी, मगर फिर वही बात, जैसे कोई धीमे से सांस ले रहा हो। मैंने ध्यान हटाने के लिए बात शुरू की, सुरेश, तुझे याद है वह संगीता? कौन संगीता? अरे वही हमारी कॉलोनी में रहती थी, 2007 में जो अचानक लापता हो गई थी। सुरेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, वो केस बंद हो गया। थाना कोई सुराग नहीं मिला था। क्यों? वही तो मैं बोलते बोलते रुक गया। ठीक उस वक्त 12:03 रात के पीछे से किसी ने नाम लिया, बहुत धीमे मगर साफ। सुरेश, हम दोनों एक पल के लिए जम गए। मैंने ब्रेक मारा, ऑटो वहीं रोक दिया। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, तूने सुना ना?
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ध्यान अब शीशे पर था। शीशे में कुछ सेकंड्स के लिए एक चेहरा झलक गया था, और वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा संगीता का था। वही आंखें, वही छोटा सा तिल बाएं गाल पर। अब तक सुरेश भी घबरा चुका था। वो चुपचाप उतर गया और बोला, राजीव मुझे घर छोड़ दे, मजाक मत कर, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने ऑनर तो घुमाया, लेकिन अब स्टीयरिंग भारी लग रहा था, जैसे कोई और भी उसमें हाथ डाले हों। सड़कों पर अब ज्यादा सन्नाटा था। बनारस की रातें वैसे भी रहस्यमयी होती हैं, मगर उस रात हर मोड़ जैसे कोई कहानी सुना रहा था। सड़क पर अचानक एक कुत्ता हमारे सामने आ गया, मगर वह भागा नहीं, बस हमें घूरता रहा जैसे पहचानता हो। सुरेश ने अपना फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। हम जब तुलसी घाट के पास पहुंचे तो कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। ऑटो की बैक सीट से फिर से वही आवाज, मैं यही हूं। अब सुरेश बुरी तरह डर गया। वह चिल्लाकर बोला, कौन है, किससे बात कर रहा है तू? राजीव, मैंने कहा, मैं भी उतना ही अजनबी हूं इस सब के लिए जितना तू। सुरेश कुछ याद करने लगा, बोला, संगीता, वो तुझसे बहुत प्यार करती थी ना? कॉलेज टाइम में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें सब बयां कर रही थीं। हम दोनों के बीच एक चुप्पी थी, भारी, खामोश और डरावनी। उस रात हम फिर मणिकर्णिका की तरफ बढ़े बिना बोले, जैसे कोई खिंचाव था, जैसे कोई वहां हमारा इंतजार कर रहा हो। उस गली में पहुंचते ही घड़ी में 12:27 हो चुके थे। हम मणिकर्णिका की उस तंग गली में पहुंचे जहां दीवारों पर जले हुए धुएं के निशान अब भी साफ दिखते थे। गली में अजीब सी नमी थी, जैसे कुछ देर पहले पानी से धोया गया हो, लेकिन कहीं कोई आदमी नहीं, कोई आवाज नहीं। बस दूर कहीं लकड़ी के टूटने की हल्की सी आवाज आ रही थी। सुरेश की सांसें अब तेज चल रही थीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। मैंने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ऑटो खुद ब खुद बंद हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस अचानक इंजन रुक गया। सड़क पर लाइट बहुत हल्की थी, पीली सी रोशनी, और हर तरफ धुआं सा फैला हुआ। अचानक पीछे से किसी ने 2 बार सीट पर थपकी दी। थक थक। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी सांसें भी अब अनियमित हो रही थी। सुरेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली ठंडी थी, पसीने में डूबी हुई। उसने धीरे से पूछा, राजीव, तूने कभी उसे माफी मांगी? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। 2006 की एक शाम मेरे जहन में लौट आई। वही संगीता, वही छत पर बैठना, वही कस्में, और फिर वह एक दिन जब मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। मैंने किसी और से रिश्ता बना लिया था, और फिर खबर आई कि वह वाराणसी से गायब हो गई। किसी को कभी नहीं बताया, लेकिन मेरे जमीर ने उस दिन से मुझे चैन से नहीं जीने दिया। उस गली में अब कुछ बदलने लगा था। हवा भारी लग रही थी। एक स्याह परछाई दीवार से उतरकर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। सुरेश ने देखा तो चिल्लाया, राजीव, वहां कोई है? मैंने देखा। परछाई में चेहरा नहीं था, लेकिन एक चीज साफ दिख रही थी। उसकी कलाई पर वही छुरी थी जो मैंने संगीता को उसके जन्मदिन पर दी थी, एकदम नीली कांच की, जिसकी आवाज कभी मुझे बहुत पसंद थी। परछाई नजदीक आई और तभी हंठों का हॉर्न अचानक खुद ब खुद बजा। 3 बार एकदम लगातार, पर हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से सट गए। मैंने जेब से चाबी निकाली, लेकिन वो पसीने में इतनी भीग चुकी थी कि हाथ से फिसल गई। तभी सुरेश ने पीछे की तरफ इशारा किया, राजीव देख। मैंने देखा, पीछे की सीट पर अब एक शक्ल बैठी थी, धुंधली, लेकिन मौजूद आंखें बिल्कुल हमारे जैसी, पर उनमें कुछ और था। एक शिकायत, एक इंतजार और एक दर्द जो सालों से जम गया हो। सड़क पर एक कार निकली। उसकी हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए उस चेहरे पर पड़ी और मैं बिल्कुल जम गया। वही चेहरा संगीता का, लेकिन बदल चुका था। उस पर वक्त की मार नहीं थी, मौत की छाप थी। सुरेश अब फुसफुसा रहा था, कुछ बोल, कुछ कर राजीव, तुझे चाहती थी, तुझसे कुछ कह रही है। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने धोखा दिया था, मुझे माफ कर दे संगीता। और तभी उस परछाई ने हाथ बढ़ाया, धीरे, एकदम धीरे, और जैसे ही उसने मेरी कलाई को छुआ, मेरी धड़कनें बेकाबू हो गई। मुझे लग रहा था
जैसे कोई मेरे अंदर उतर रहा है, मेरे सीने में किसी और की सांसें भर रही हैं। रात 12:43 हो चुके थे। आसमान में बादल थे मगर कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। सुरेश ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो कुछ पढ़ रहा था शायद, या बस डर से कांप रहा था। मैंने फिर देखा, वो चेहरा अब और पास था। उसकी आंखें अब मेरी आंखों से बिल्कुल सामने थीं। और तभी पीछे से एक और आवाज आई, तीसरी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। राजीव, वक्त खत्म हो रहा है। सड़क पर अब भी वही अजीब सा सन्नाटा था। बनारस की वह गली जो आमतौर पर रात के इस वक्त तक किसी न किसी चाय वाले साधु या मल्लाह की बातों से गूंजती रहती है, उस वक्त किसी पुराने बंद कमरे जैसी लग रही थी। घड़ी में 12:47 हो चुके थे। मेरी सांस अब भी फंसी हुई थी। सुरेश ने मेरा हाथ और कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में गड़ रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वह तीसरी आवाज वह किसी और की थी, वह संगीता की नहीं थी। वह आवाज थोड़ी भारी मर्दाना थी, लेकिन उसमें एक अजीब सर्दपन था, जिसे कोई मरने के बाद बोल रहा हो। राजीव, वक्त खत्म हो रहा है। उसके बाद एकदम खामोशी। संगीता की छवि जो पीछे की सीट पर बैठी थी, अब भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक तकती हुई निगाह थी, जैसे पूछ रही हो, तू अब भी नहीं समझा? सुरेश ने एकदम धीमे से कहा, मुझे जाना है, मैं यहां नहीं रुक सकता। राजीव, तू कुछ कर। मैंने चुपचाप पॉकेट से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी। ना बैटरी खत्म हुई थी, ना फोन बंद था। फिर भी स्क्रीन पर कुछ नहीं। तभी गली के दूसरे छोर से एक साइकिल आती दिखी। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। साइकिल पर एक बूढ़ा आदमी था, सफेद कुर्ता और सिर पर एक पुरानी मड़मली टोपी। उसकी आंखें हम पर नहीं बल्कि ऑटो के अंदर टिकी थी, जैसे उसे पता हो कि वहां कौन है। वो पास आकर रुका और बिना कुछ कहे बस देखता रहा। उसकी निगाहें उस खाली सीट पर ही थीं। कम से कम हमारे लिए तो वह खाली थी। सुरेश ने धीरे से पूछा, ये कौन है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस बूढ़े ने बस इतना कहा, उसका वक्त नहीं गया था, पर तुमने उसे तोड़ दिया। अब जो भी बचेगा अधूरा रहेगा। और वह साइकिल धीरे धीरे गली के मोड़ की ओर मुड़ गई। अब हवा तेज हो चुकी थी। बनारस की गलियों में हवा का अचानक इस तरह उठ जाना आम बात नहीं। हर मोड़ से कुछ ना कुछ निकलने जैसा लग रहा था। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई याद। सुरेश अब रो रहा था। उसका चेहरा मेरी गोदी में झुका हुआ था और वह बस बुदबुदा रहा था, हमें यहां से निकलना है। वह हमें नहीं छोड़ेंगी। वह सिर्फ तुझसे नहीं, मुझसे भी कुछ चाहती है। मैं चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। तुझसे सुरेश की आंखों में अब कुछ और था। डर नहीं, बल्कि कुछ छुपा हुआ। 2007 में जब तूने संगीता को छोड़ा था, तू नहीं जानता, वो मुझसे मिलने लगी थी। वो अकेली थी और उस रात जब तूने उसे कॉल नहीं किया, वो मेरे साथ थी। मुझे लगा मेरी सांस रुक गई है। तूने कभी पूछा नहीं, लेकिन मैं उसके आखिरी दिन तक उसके साथ था। पर मैंने भी उसका साथ नहीं दिया। मैं डर गया था जब उसने कहा था कि वह सब खत्म करना चाहती है। अब पीछे से फिर वही धीमी आवाज आई, तुम दोनों ने मुझे अधूरा छोड़ा। 12:56 हो चुके थे। हम दोनों अब एक ऐसी जगह थे जहां पीछे जाना मुमकिन नहीं था। वंटो बंद पड़ा था। चारों तरफ वही सीलन भरी हवा और हर तरफ से आती धीमी फुसफुसाहटें। गली के कोने से अब दो परछाइयां आ रही थीं। एक की चाल बहुत धीमी थी, दूसरी की तेज। उनकी ऊंचाई अलग थी, पर उनकी चाल में एक समन्वय था, जैसे कोई पुराने रिश्ते को दोबारा जिंदा करने चला हो। मैंने सुरेश की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर पसीना नहीं, एक अजीब सी स्वीकार्यता थी, जैसे वह जान गया हो कि अब यह उसका भी हिसाब है। मैंने आंखें बंद की और तब एक हाथ मेरी गर्दन पर महसूस हुआ। ठंडा जकड़ लेने वाला उस हाथ का स्पर्श जैसे मेरी धड़कनों को जकड़ रहा था। सांसें धीमी पड़ रही थीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। गर्दन पर वो उंगलियां ठंडी नहीं थीं, बर्फ जैसी थी, जैसे किसी ने गंगा के घाट पर बिना चिता की आग में जले ही मुझे छू लिया हो। मैं बोलना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे जम चुकी थी।
घड़ी में 1:01 हो चुका था। बनारस की रात अब और गाढ़ी हो गई थी। आसमान में बादल घिरे थे लेकिन कोई बारिश नहीं, सिर्फ वो अजीब सी भारी सी नमी हर जगह घुली हुई। पीछे की सीट पर अब वह चेहरा पूरी तरह से साफ दिख रहा था। संगीता की आंखें मुझसे नहीं सुरेश से टकराई थीं। उनकी आंखों में जो सवाल था उसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन सुरेश जैसे सब समझ रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, धीरे से फुसफुसाया, राजीव उसने मुझे बताया था पर मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा अगर तू जान जाएगा तो तू टूट जाएगा। मेरे अंदर एक हलचल उठी। मुझे अब समझ आ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था उसमें सिर्फ मेरे पाप नहीं थे। संगीता ने मुंह खोला, कोई आवाज नहीं, सिर्फ होंठ हिले, लेकिन मैं सब समझ रहा था। दोनों ने साथ छोड़ा था, अब साथ लौटोगे। तभी पीछे से फिर किसी ने गाड़ी पर जोर से दस्तक दी। धप मैंने पलटकर देखा, गली के उस छोर पर एक आदमी खड़ा था, बहुत दूर, लेकिन उसका चेहरा दिख रहा था। वो हम दोनों को घूर रहा था। उसके कपड़े गीले थे, जैसे किसी ने उसे अभी अभी गंगा से निकाला हो। सुरेश ने देखा और एकदम कांप गया। राजीव ये वही है जिसने संगीता को आखिरी बार देखा था, जो लापता हो गया था। उसके बाद मैंने ध्यान से देखा, उसकी आंखों में गहराई नहीं थी, खाली थी। खाली नहीं, शून्य जैसी। घड़ी 107 दिखा रही थी। हवा अब और तेज थी, लेकिन वो आवाज जो अब तक कानों में धीमे धीमे गूंज रही थी अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। चलो मेरे साथ। हम दोनों ने एक साथ पीछे की सीट की ओर देखा। संगीता अब अकेली नहीं थी। उस परछाई के पास अब दो और आकृतियां थीं। एक पुरुष जिसकी आंखें सुरेश से टकरा रही थीं और एक छोटी लड़की जो मुझे लगातार घूर रही थी, जैसे जानती हो मैं कौन हूं। सुरेश अब बुदबुदा रहा था, यह कौन है, ये बच्ची कौन है। मैंने पहली बार उसका हाथ झटका। तू बता, तू कुछ छुपा रहा है सुरेश। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल थी, पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरा गुस्से में नहीं था, अफसोस में डूबा हुआ था। राजीव सिर्फ तुझसे प्यार नहीं करती थी, वो मुझसे डरती भी थी। मैंने जैसे ही उसका चेहरा गौर से देखा, मुझे याद आया कॉलेज के दिनों में एक दिन संगीता ने मुझसे कहा था कि सुरेश की बातों से मुझे अजीब लगता है। उस वक्त मैंने मजाक में टाल दिया था। अब सब सामने था, वो परछाइयां, वो लड़की, वो आदमी, वो साइकिल वाला, हर एक चीज कुछ कह रही थी। हर चीज जुड़ी हुई थी हमारी गलती से। गली की दीवारें अब नमी से नहीं किसी और चीज से भीगी लग रही थीं, जैसे यादें भी वहां जम चुकी हों। 1:13 हो गए थे। परछाइयां अब पास थीं। संगीता की आंखें अब नहीं हिल रही थीं, बस गहराई से हम दोनों को देखे जा रही थीं। और तभी वह बच्ची बोली, पहली बार साफ और सीधा। पापा मम्मी रोती थी, बहुत रोती थी। सुरेश एकदम बर्फ हो गया, उसका शरीर कांपना बंद हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये बच्ची किसकी थी, किसकी नहीं थी। और फिर पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा, वही ठंडा हाथ, वही स्पर्श जो पहले महसूस हुआ था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो हाथ जैसे मेरी आत्मा तक पहुंच गया हो। वो सिर्फ शरीर को नहीं, बीते वक्त को भी छू रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर परतें हटा दी हों, और जो मैं देख रहा था वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं लग रहा था। फिर भी सब कुछ जाना पहचाना था। 1:16 का वक्त था। बनारस की वो गली अब वैसी नहीं रही थी। दीवारों की दरारें जैसे हिल रही थीं। हर ईंट के पीछे एक चेहरा दिख रहा था, और वह चेहरे कोई अनजान नहीं थे। वह सब जिनसे मैं जिंदगी में कभी मिला था, जिनसे कुछ छुपाया था, जिनका दिल तोड़ा था, सब वहीं थे। मेरे सामने एक धुंध सी बनी, और उस धुंध में मैं खुद को देख रहा था। 2006 में वही दोपहर जब मैंने संगीता से कहा था मुझे वक्त चाहिए। उसका चेहरा सामने था। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात सुने बिना मुड़कर चला गया था। अब वह वक्त मेरे सामने दोबारा जिंदा था, और उस स्पर्श ने मुझे वहीं खड़ा कर दिया था, जैसे दोबारा जीने का मौका नहीं, बल्कि दोबारा भुगतने का वक्त दे रहा हो। संगीता की परछाई अब मेरे पास खड़ी थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सारी अधूरी बातें थीं जो उसने कभी कही नहीं थीं।
और उस लड़की का चेहरा जो अभी तक मुझे सिर्फ देख रही थी। अब उसने धीरे से कहा, आपने मम्मी को रुलाया, पर क्या आपको पता है मैं कब आई थी? सुरेश अब एकदम चुप था। उसकी आंखें उस बच्ची पर टिकी थीं। वो कांपते हुए बोला, यह नहीं हो सकता, यह राजीव, यह झूठ है। लेकिन झूठ और सच के बीच अब कोई रेखा नहीं थी। वो बच्ची हमारी हड्डियों तक उतर चुकी थी। 1:22 हो चुके थे। चारों ओर एक अलग किस्म की सन्नाटा था। अब कोई परछाई नहीं हिल रही थी, कोई हवा नहीं चल रही थी। सिर्फ एक अजीब सा बोझ हमारे कंधों पर बैठा था। मैंने पूछा, यह बच्ची ये क्या जानती है? उसने मेरी तरफ देखा। आप दोनों क्या थे? आपने कभी खुद भी नहीं समझा। आप दोस्त थे या दुश्मन, मैं नहीं जानती, पर आप दोनों ने मेरी मां को छोड़ दिया और अब आप दोनों वही हैं जहां मेरी मां थी। उसकी आवाज में कोई जोर नहीं था। वह चिल्लाई नहीं, डराया नहीं, बस सच्चाई को फेंक दिया हमारे सामने, जैसे कोई आईना रख दे। संगीता अब बोल रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो दिल में छुपती थी। राजीव, जब मैंने तुझसे बात करनी चाही, तूने किसी और को चुना। सुरेश, जब मैंने तुझसे रोकर कहा कि मुझे डर लगता है, तूने मेरा डर इस्तेमाल किया। सुरेश अब बस सांस ले रहा था और धीरे धीरे वह अपनी पीठ की ओर देखने लगा, जैसे कोई वजन लिए चल रहा हो। उसका चेहरा अब नहीं कांप रहा था। उसके चेहरे पर कुछ और था, टूट जाना। गली की बत्तियां एक एक कर बंद होने लगी। पहले पीछे की, फिर बीच की, फिर हमारे पास वाली। एक ओनेंडीस हो चुके थे। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरे होंठ नहीं हिले। वह हाथ अब मेरे कंधे से गर्दन तक बढ़ चुका था और अचानक मुझे एक झटका महसूस हुआ। नहीं, कोई धक्का नहीं। यह कुछ और था, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से थोड़ा बाहर खींच लिया हो। और उसी वक्त मैंने देखा एक और मैं ऑटो की सीट पर बैठा है और एक और सुरेश बगल में चुपचाप बैठा है। पर जो हम वहां थे वह जिंदा नहीं लग रहे थे। और तभी संगीता ने कहा, अब तुम्हारी जगह यही है, यहीं बैठो और हर रात मेरी कहानी सुनो, जैसे मैंने हर रात तुम्हारी खामोशी सुनी थी। 1:31 का वक्त था। बनारस की वह गली अब बंद हो चुकी थी। चारों ओर कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 1:34 हो चुका था और उस गली में अब कोई वक्त नहीं था। घड़ी चल रही थी, लेकिन उस वक्त का कोई मतलब नहीं रहा। जो हो रहा था वह घड़ी की सुइयों से नहीं बंधा था। संगीता की आंखें अब सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं। उनकी चमक अब वैसी नहीं थी जैसी कॉलेज के दिनों में थी। अब उनमें सिर्फ एक बात थी, अब तुम सुनोगे। सुरेश की सांस उखड़ रही थी। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्ची की मौजूदगी क्या कह रही थी। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, कुछ बुदबुदा रहा था, शायद कोई पुरानी बात, कोई नाम या शायद एक प्रार्थना। तभी उस बच्ची ने फिर पूछा, आपने कभी मम्मी की आवाज सुनी थी जब वह रोती थी? यह सवाल नहीं था, एक चोट थी। गली की हवा अब इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं, पर मैं हिला नहीं, ना सुरेश हिला। हम वहीं बैठे थे, उसी ऑटो की सीट पर जो अब कोई वाहन नहीं था, एक कैद बन चुकी थी। संगीता की परछाई अब और पास आ गई थी, लेकिन अब वह परछाई जैसी नहीं लग रही थी। उसका शरीर दिखने लगा था, एक धुंध में लिपटा हुआ, लेकिन हर हिस्सा साफ। उसने मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उसे लिया। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन अक्षर टूटे हुए थे, जैसे अधूरी चिट्ठी हो जो कभी पूरी नहीं हो पाई। मुझे माफ मत करना, बस मुझे सुन लेना। यह आखिरी लाइन साफ थी और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, कुछ गिरने की आवाज आई। सुरेश की जेब से एक चाबी गिरी थी, एक पुरानी जंग लगी चाबी। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही चाबी थी जो कभी संगीता के कमरे की थी। मैंने सुरेश की तरफ देखा। तूने ये क्यों रखी? वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, खून जैसा पानी बह रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। 1:29 हो चुके थे। गली की जमीन अब ठोस नहीं लग रही थी, जैसे हम किसी दलदल में थे जो सब कुछ नीचे खींच रहा था, और उस गहराई से आवाजें आ रही थीं, उन सब की जो कभी सुनी नहीं गई।
तूने भी उसे छोड़ा था, तू भी उसे समझ नहीं पाया। अब वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। हर आवाज अलग, लेकिन मकसद एक। उस बच्ची ने अब मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी किसी बच्चे की होती है। उनमें उम्र थी, शिकायत थी और एक ऐसा सवाल था जो मैंने कभी खुद से नहीं पूछा था। आप दोनों किसके लिए भागे थे? 143 अब ऑटो हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई नीचे से पकड़कर खींच रहा हो। पहिए अब मिट्टी में नहीं, किसी और चीज में ढस रहे थे। संगीता अब चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक शांति थी, जैसे उसने हमें वहीं बैठा छोड़ देने का फैसला कर लिया हो। और सुरेश, वह अब मेरे कंधे पर गिर गया था। सांसें अब भी चल रही थी, लेकिन जैसे किसी और की। मैंने फिर से इधर उधर देखा। उस गली में अब सब कुछ अजीब था। दीवारें अब सीधी नहीं थीं, मोड़ अब मुड़ नहीं रहे थे। हर कोना वही दिखा रहा था जो मैं नहीं देखना चाहता था। और तभी पीछे से वही तीसरी आवाज जो पहली बार सुनाई दी थी फिर गूंजी। अब तुम समझोगे, हर रात, हर बार, हर सवारी में, हर मोड़ पर 147 हो चुका था और मैं अब इस गली का हिस्सा बन चुका था। 151 का वक्त था। गली अब वैसे नहीं लग रही थी जैसे कुछ मिनट पहले थी। जो परछाइयां चारों तरफ फैल रही थीं, अब वह सिमट रही थी एक जगह ऑटो के पीछे की सीट पर। सुरेश अब पूरी तरह शांत था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं बचा था। मैं उस वक्त वहीं बैठा रहा, कुछ बोले बिना, कुछ समझे बिना। सिर्फ महसूस कर रहा था वह सब जो शायद अब तक मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। किसी की पीड़ा, किसी का इंतजार, किसी का अधूरा वादा। फिर धीरे से हवा में बदलाव आया। गली के मोड़ से एक औरत आती दिखी, एकदम सामान्य, जैसे कोई आम सवारी हो। नीली सलवार, कमीज, कंधे पर थैला और बाल पीछे बंधे हुए। उसके चेहरे पर कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उसकी चाल में वह बात थी जो बाकी सबसे अलग थी। 154। उसने बिना कुछ कहे ऑटो का दरवाजा खोला और पीछे बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें मुझसे मिली और उसने सिर्फ इतना कहा, दशाश्वमेध घाट चलोगे? मैंने गर्दन हिलाई, लेकिन मेरी नजर अब उसके पैरों पर थी। गीले थे, जैसे वह कुछ पल पहले ही पानी से निकली हो। मैंने चुपचाप ऑटो स्टार्ट किया। इंजन की आवाज हल्की थी, लेकिन उस आवाज में अब एक कंपन था, जैसे ऑटो खुद जानता हो कि अब वह महज एक वाहन नहीं, एक रास्ता बन चुका है उन कहानियों के लिए जो पूरी नहीं हुई। सड़कें अब वैसी नहीं लग रही थी। लाइटें चल रही थीं, लेकिन उनके नीचे की परछाइयां स्थिर नहीं थीं। हर गली में जैसे कोई इंतजार कर रहा था, कोई नया चेहरा, कोई पुरानी याद, कोई छुपा सच। 1 मिनट 29 सेकंड। बनारस की गलियों में ऑटो चलाते हुए मैं अब खुद को नहीं पहचान पा रहा था। वो औरत अब भी शांत थी, लेकिन उसकी सांसें धीमी और ठंडी थीं, जैसे उसका शरीर नहीं, उसकी यादें मेरे ऑटो में बैठी हों। सुरेश अब नहीं बोला। वो वहीं था, लेकिन जैसे किसी और समय में चला गया हो। हम राजघाट पार कर रहे थे जब पीछे से फिर वही सवाल आया, तुम अब समझते हो ना, ये रास्ता एक तरफा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब सवालों के जवाब नहीं चाहिए थे। मुझे अब सवालों की गूंज में ही जीना था। 2-4 ओठव अब गंगा किनारे पहुंच चुका था, लेकिन उस वक्त घाट वैसा नहीं था जैसा दिन में होता है। कोई दिया नहीं, कोई आरती नहीं, सिर्फ गहरा पानी और उसके ऊपर एक अजीब सी चुप्पी। वो औरत पीछे से उतरी नहीं, बस कहा, अब हर रात मैं आऊंगी किसी और के चेहरे में, किसी और के नाम से, और तुम मुझे हर बार वहीं छोड़ोगे जहां सबने मुझे छोड़ा था। उसकी यह बात कहते ही मेरे अंदर कुछ ठंडा सा फैल गया। सांसें रुकने लगीं और फिर पीछे की सीट फिर से खाली हो गई। मैंने शीशे में देखा, कुछ भी नहीं था। 2-7 घाट की सीढ़ियों पर अब कोई हलचल नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें मुझे देख रही हों। हर वो आंख जो एक वक्त में मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। सड़क अब फिर से सुनसान थी, लेकिन यह सन्नाटा वैसा नहीं था जो डर पैदा करता है। यह वह सन्नाटा था जो इंसान को उसके भीतर के सच से मिलवाता है। अब हर रात यही होता है। हर रात एक सवारी आती है, कोई अनजान,
कोई भूली हुई, कोई अधूरी, और मैं उन्हें वहीं छोड़ आता हूं जहां उन्हें छोड़ा गया था। सुरेश अब पूरी तरह चुप हो चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसके कंधे झुके हुए थे। ऑटो का इंजन अब भी धीमे धीमे गुनगुना रहा था, जैसे उस माहौल की बेचैनी को सोख रहा हो। 2-8 गली की हवा और भारी हो चुकी थी। हर कोना अब किसी गहरे रहस्य को छुपाए बैठा था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने पुराने जमाने